किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उन पर होती है विस्तृत चर्चा और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी होते हैं। इसीलिए कार्यक्रम का नाम भी है हेलो किसान। और यहाँ पर दर्शकों को ये भी बता दें कि कॉल्स के साथ साथ अब आप अपने वीडियोस भी हमें भेज सकते हैं। सीधा आपके वीडियो को भी हम टेलीविजन पर दिखाएंगे और आपके सवाल देश के अन्य किसानों तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज का हमारा विषय क्या है जिस पर हम आपके सवाल लेने वाले हैं। तो आज का हमारा विषय है फसल उत्पादन व आय बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य और संतुलित उर्वरक। तो दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिट्टी की सेहत अच्छी हो, मिट्टी उपजाऊ हो, तो ऐसे में उर्वरकों का सही और उचित इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है या सुधर रही है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड का सहारा लेना पड़ेगा। तो आज इन दोनों विषयों पर हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही विषय एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए, अब जो हमारे खास मेहमान हैं जो आज इस विषय के बारे में विस्तार से बताएंगे, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर उपेंद्र सिंह है जो कि प्रमुख कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटाश में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो आय कैसे बढ़े, और जो हमारा दूसरा विषय है कि जो हमारे उर्वरक है, संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि उर्वरक सिर्फ इस्तेमाल करने भर से ना तो आपकी फसल अच्छी होगी, ना मिट्टी की सेहत बेहतर होगी। उचित सही मात्रा में क्या उसका अनुपात हो, कब डाला जाए, ये तमाम बातें हम आपको आज के कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, आपसे मैं उपेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी, जो हम उर्वरकों के इस्तेमाल तक ही बात को अपनी सीमित कर लेते हैं, लेकिन अगला जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है कि उनका संतुलित और उचित इस्तेमाल। हर फसल की अपनी जरूरत है, हर मिट्टी की अपनी जरूरत है। हाँ अंजू जी, देखिए, संतुलित उर्वरक उपयोग ये एक ऐसा शब्द है और ऐसी एक प्रक्रिया आज के समय में है जिसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब से हरित क्रांति के बाद में जिस तरह से जमीन से हमारे पोषक तत्वों का खनन हुआ है, उससे उनका जो संतुलन है वो डगमगा गया है। आप जानते होंगे कि जैसे जितना हम प्रोडक्शन लेंगे फसल से, उतने ही ज़्यादा पोषक तत्व हमारे जमीन से फसल में आएंगे। और देखिए, जब 60 के मध्य के दशक में जब हरित क्रांति थी, उस समय हमारी जो जमीन की जो उर्वरता थी वो कुछ और थी। हर साल वो चेंज होती गई। और जिस तरह से माइनिंग, जो हमारे रिसर्च के डाटा बताते हैं कि 1 मिलियन टन NPK का दोहन हर वर्ष हमारे देश से हुआ है। तो और उसके साथ साथ ही जो 17 पोषक तत्वों की फसलों को जरूरत होती है, एक तरफ तो हमने उत्पादन को बढ़ाया, दूसरा हमने क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाई, यानी एक साल में जितनी फसल ली जाती है हमने उसकी संख्या बढ़ाई। तो उतना ही हमारा प्रोडक्शन में और एक साल में एक से ज्यादा फसल लेने में हमारे जो जमीन से पोषक तत्वों का दोहन हुआ है, जो सभी 17 पोषक तत्वों का, उतना हम उसी रेशो में हम जमीन में नहीं पहुंचा पाए। बिल्कुल, मतलब हम रिचार्ज नहीं कर रहे मिट्टी को। हाँ, हम रिचार्ज नहीं करें। अब बात आती है कि उस समय जो 70 का दशक था, 80 का दशक था, देखिए उस समय जब हम 1 किलो NPK डालते थे तो हमको 13.5 किलो अनाज की बढ़ोतरी होती थी। वो आज घट के 3.5 किलो तक आ गई है। हमें ये जानना होगा ये क्यों आई। क्योंकि देखिए, ना तो NPK में उनकी कोई क्षमता या कार्य क्षमता घटी है, यूरिया में उतनी नाइट्रोजन है, DAP में उतना ही फास्फोरस नाइट्रोजन है, और MOP में उतना ही पोटास है। फिर ये हमारी जो पैदावार है घटी क्यों, ये हमको जानना जरूरी है। और इसका जो रिसर्च करके जो आंकड़े आए हैं वो ये कहते हैं कि हमारे किसानों ने जो NPK का तो पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया ही नहीं, बल्कि इनमें भी इम्बेलेंस रहा। नाइट्रोजन की तरफ फार्मर ज्यादा रहा, बिल्कुल। DAP फास्फोरस सेकंड नंबर पे रहा और पोटास 3rd नंबर। तो सर, इसीलिए यही हमारा मकसद भी है कि संतुलित इस्तेमाल का मतलब यही। आप देखिए, नाइट्रोजन डालते हो तो तुरंत उसको असर दिखाई देता है, तो सोचते हो फसल के लिए वो अच्छा है, लेकिन उसका दूरगामी प्रभाव अलग होता है। वो भी सर आगे समझाएंगे उपेंद्र सर कि
आपके पास तो हमेशा फॉर्मूला रहता है पूरा कि उर्वरकों का कैसे इस्तेमाल करें, वो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि जिस तरीके से आप बताते हैं उसे याद रखना बहुत आसान रहता है। हाँ देखिए, जो हमने एक तो बात होती है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि कितना उर्वरक हमें फसल में डालना है। जी जी। तो इसके लिए 6 R बताई गई हैं। 6 Rs। हाँ, 6 R बताई गई हैं। ज्यादातर आपको 4 R मिलेंगी, लेकिन अब नए फार्मूले के अनुसार ये 6 R हो गई। तो उसमें सबसे पहला होता है राइट सोर्स, यानी हमारा जो सही स्रोत होना चाहिए कि हमें कौन सा फर्टिलाइजर डालना है। वो कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, वो जैसे सर ने बताया, जो मिट्टी टेस्ट कराएंगे उससे पता चलेगा कि हमारे जो खेत में और हमारी फसल के अनुसार हमें किन तत्वों की जरूरत है, तो उनको डालना है। तो हमें सोर्स का सबसे पहले चयन करना है जी। ये हो गई पहली R। दूसरी R हो गई हमें सही मात्रा, यानी राइट डोज का इस्तेमाल करना है कि हमें जो सोर्स हमने सेलेक्ट किए उनकी हमें कितनी कितनी मात्रा, हमारी मृदा उर्वरता को ध्यान में रखते हुए और फसल की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें कितनी मात्रा डालनी है। जी। तीसरा R जो है वो है राइट मेथड। देखिए, अगर हमने 2 चरण भी पूरे कर लिए पहले, राइट सोर्स और राइट डोज, और अगर हमने मेथड गलत इस्तेमाल की तो हमारा उतना हमें रिजल्ट नहीं मिल सर पाएगा। मेथड क्या होता है? मतलब तरीका तो वही होता है जैसे सब किसान डालते हैं, कुछ ब्रॉडकास्ट करते हैं, कुछ लोग स्प्रे करते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है अंजू जी। मैं बताता हूं आपको कि जो हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जी जी, जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम और प्लस सूक्ष्म पोषक तत्व, उनका जो नेचर होता है, उनका स्वभाव अलग अलग होता है। उनको अलग अलग स्वभाव के अनुसार से हमको मेथड चेंज करना पड़ता है। अच्छा। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अगर थोड़ी भी नमी होगी तो वो नमी के साथ पूरे खेत में फैल जाएगा। बिल्कुल। ज्यादातर किसान क्या करते हैं कि पहले यूरिया डाल देते हैं, उसके बाद में इरिगेशन करते हैं। ये मेथड साइंटिफिक विधि से गलत बताया गया है। जी जी। सही विधि ये है कि आप पहले पानी लगाइए और जब खेत में पैर टिकने लगे उस पर आप नाइट्रोजन का ब्रॉडकास्ट करिए या उसको इस्तेमाल कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी लीचिंग के द्वारा नाइट्रोजन का लॉस नहीं होगा। दूसरा, ये समय की जो बात आती है, राइट टाइम ये होता है कि आप टाइम को 2 तरह से परिभाषित करते हैं। एक तो ये है कि क्रॉप के किस स्टेज पर किस टाइम पे इस्तेमाल किया जाए। नंबर 2, समय के जो दिन का जो पार्ट है, सुबह किया जाए, दोपहर में किया जाए या शाम को किया जाए। तो टाइम को जो यूरिया का इस्तेमाल नाइट्रोजन का करना चाहिए वो हमेशा शाम के समय करना चाहिए। उसका लॉजिक ये है कि आप अगर सुबह करेंगे तो दोपहर में टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो वो उड़ के वोलेटिलाइजेशन से ऊपर जाएगा। और अगर आप जो है शाम को करेंगे तो आगे रात्रि होगी, नम जो है टेम्परेचर कम होगा, तो वो उड़ेगा नहीं और पूरी तरह से समाहित हो जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए देखिए ज्यादा भी लग जाता है कई बार जितनी जरूरत है उससे, क्योंकि बहुत कुछ तो इवेपोरेट भी हो जाता है। तो ये आपने अच्छी बात बताई। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक हमारे दर्शक है जिन्होंने अपना वीडियो बनाकर भेजा है, तो क्रियानंद जी है नवादा बिहार से, जिन्होंने अपना वीडियो मैसेज भेजा है, सवाल भेजा है। तो आइए सबसे पहले ये सवाल सुन लेते हैं। नमस्कार, मैं कार्यानंद सिंह, ग्राम चैनपुरा, पोस्ट वारसलीगंज, जिला नवादा का मैं रहने वाला हूं। मैं उत्तम किसान हूं। हम अभी धान का कटाई करवाए हैं और अब गेहूं हम बुनाई कर रहे हैं। गेहूं के उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए, मिट्टी के शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका हमें दिशा निर्देश चाहिए। और फिर धान के समय में भी हमको उपजाने के लिए क्या हमको करना होगा, ये भी हमको जानकारी मिलना चाहिए। ये आपसे हम निवेदन करते हैं कि हमको इसकी जानकारी दिया जाए। चलिए, 2 सवाल हैं हमारे दर्शक नवादा से जिन्होंने ये वीडियो मैसेज भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया नवादा से, आपने जो ये मैसेज भेजा हमें। आपके सवाल बहुत और किसानों के भी सवाल होंगे और मुझे लगता है कि सर ये आज के बहुत उचित सवाल है अभी जो सीजन चल रहा है उसके अनुसार। तो सबसे पहले तो इन्होंने गेहूं के बारे में जानना चाहा। सर तो बताएं। गेहूं के लिए जो हमारी खाद की मात्रा दी जानी चाहिए वो है 120 नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस और 40 पोटेशियम। तो 120, 60, 40 ये जो रेशो है, इस हिसाब से आपको
एनपीके गेहूं के लिए देनी चाहिए और साथ में हमको जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि 10 से 12 टन गोबर की खाद, जिसको हम हमारा FYM भी कह सकते हैं, तो ये देना बहुत जरूरी है। साथ ही बीज के लिए हमको एजेटोबैक्टर से उसको प्रमाणित करना है, तो बीजोपचार जो है वो एजेटोबैक्टर का जरूरी है। तो ये गेहूं के रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण है। सर, और ये धान के बारे में भी कुछ जानना चाह रहे थे और मिट्टी की सेहत कैसे बेहतर करे, सर ये भी जानना चाहते हैं उपेंद्र सर। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं इनको सलाह देना चाहूँगा कि ये मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच करने से इनके खेत की जो सही स्थिति है वो उभर कर आएगी। उसके अनुसार ये उनका फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें और जैसा सर ने बताया है गोबर की खाद डालें और एजेटोबैक्टर बहुत अच्छी बायो फर्टिलाइजर है गेहूं के लिए, वो डालें। इसके बाद इन्होंने धान की बात करी। धान का देखिए जो फर्टिलाइजर उपयोग है धान की वैरायटी के ऊपर निर्भर करता है। हाँ। धान की हाइब्रिड वैरायटी के लिए बहुत अधिक खाद की जरूरत होती है और जो बासमती है उसके लिए बहुत कम खाद की जरूरत होती है। तो ये मिट्टी की टेस्ट जांच कराएं और उसके अनुसार खाद डालें। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें जो कि पूरे भारत में एक समस्या उभर के आई है कि ऑर्गेनिक कार्बन, जो सर ने बताया कि जो 10 से 12 टन जो सड़ी गली गोबर की खाद या कंपोस्ट या FYM डालें, जिससे कि उसमें कार्बन की मात्रा बनी रहे। हम जो एजेटोबैक्टर की बात करते हैं वो एजेटोबैक्टर का असर जब ही होगा जब उसमें कार्बन की मात्रा होगी, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया होते हैं कार्बन इनका फूड होता है, उसी से मल्टीप्लाई होते हैं। ज्यादातर जो हमें बायो फर्टिलाइजर का रिजल्ट किसानों को देखने के लिए नहीं मिलता है, उसका एक प्राइम रीजन ये है कि उन खेतों में कार्बन की मात्रा कम है और जितनी वांछित ग्रोथ उनकी होनी चाहिए कार्बन को ग्रहण करके फूड के रूप में उतनी नहीं हो पा रही, क्योंकि उनको पूरा फूड नहीं मिलता है। अब अंजू जी आप मेरे आर रह रहे हैं वो सर, अभी एक हमारे दर्शक भी रह रहे हैं, पहले उनका भी सवाल ले लेते हैं, फिर साथ ही साथ में अगला जो आ रहा है आपका वो भी हम सुन लेंगे। विपिन है हमारे दर्शक मध्य प्रदेश से, सागर जिन्होंने कॉल किया है। जी विपिन जी बताइए क्या सवाल है। जी नमस्कार, सवाल बताएं। जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चने की फसल में यूरिया डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, क्योंकि चने की जड़ों में गांठें बनती हैं तो कहते हैं यूरिया नहीं आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या यूरिया डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? अगर नहीं तो फिर कौन सी उर्वरकों की आवश्यकता चने में होती है? ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो मिट्टी कम उपजाऊ है वहाँ पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड से कितना लाभ मिल सकता है उस मिट्टी के लिए? अगर चलिए मिट्टी कम उपजाऊ है, ठीक है। अच्छा सर, पहले आपका आर भी मुझे लगता है इसी में आपका कवर हो जाएगा। हाँ देखिए, ऐसा है कि इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बिल्कुल, चने की देखिए ज्यादातर लोग किसान ये नहीं समझते कि फसल के अनुसार हमें एक जो रेशो होता है वो मेंटेन करना होता है। अंजू जी, एक नेशनल लेवल पे एक थंब रूल आया कि 4:2:1 का रेशो होना चाहिए NPK में। लेकिन मैं आपको एक वैज्ञानिक के नाते ये बताना चाहूंगा कि ये रेशो फसल के अनुसार बदलता है। ये रेशो एक सीरियल के लिए जो गेहूं और धान है उसके लिए नेशनल लेवल पे एक इजाद किया गया था, जो सबकी वाणी पे आजकल यही है कि 4:2:1। लेकिन जहां पे ऑयल सीड की बात आती है अंजू जी, ये हो जाता है 3:2:1। और जैसे ये मेरे मतलब आपकी सरसों हो गई, हाँ ऑयल सीड में सरसों, हाँ सरसों। और जहां पे पल्स की बात आ रही है, जो ये हमारे किसान भाई ने बात की है, पल्स में ये हो जाता है 1:2:2। इसमें नाइट्रोजन की बहुत कम जरूरत होती है। वो इसका कारण ये है कि जो हमारी चना है या दलहनी फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता होती है। उनकी जड़ों में नोड्यूल्स, गांठें होती हैं जो नाइट्रोजन को ग्रहण करती हैं सिम्बियोटिकली, यानी प्लांट से एक एसोसिएशन रखती हैं। जी 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 बिल्कुल। जो पहले किसान सर ने बताया था गेहूं में एजेटोबैक्टर, वो इंडिपेंडेंटली नाइट्रोजन को जो फिक्स करता है वो भी यही काम करता है। लेकिन दालों में यूरिया की मात्रा केवल बेसल में एक बार थोड़ी दी जाती है, बहुत कम, उसके बाद में इसमें नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती। जी 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 जी, क्योंकि वो तो खुद ही फिक्स करती है। बिल्कुल। और इनफैक्ट दालों की फसल को तो इसलिए भी लेते हैं ताकि आपको ऊपर से देना ना पड़े नाइट्रोजन दूसरी फसलों के लिए। सर अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे ये कह रहे हैं हमारे दर्शक विपिन जो है कि वो
मिट्टी जो उपजाऊ कम है, मतलब विच आर नॉट वेरी फर्टाइल, उन्हें कैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड या मिट्टी की जांच करके उन्हें फर्टाइल बना सकते हैं, मतलब उपजाऊ बना सकते हैं? देखिए, अगर वो ये कह रहे हैं कि उनकी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो इसके लिए हमको यह प्रमाणित करना पड़ेगा बाय सॉइल टेस्टिंग से। तो सॉइल टेस्टिंग करने के लिए उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले तो सैंपल लिया जाएगा खेत से और देखा जाएगा, उसका पृथक्करण किया जाएगा, और हम उसके बाद कह पाएंगे कि सही में आपकी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता कम है या उसमें उर्वरकता कम है। तो इसका एक बड़ा पैमाना ये है कि ऑर्गेनिक कार्बन की अगर कमी है हमारे मिट्टी में, तो उसको हमको बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ा सकते हैं हम उसको, हमारा गोबर का खाद है, कंपोस्ट है, इन सारी चीज़ों को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी और उत्पादकता भी बढ़ेगी। तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि एक तो पहली बात है आपको गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है, कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है, क्रॉप रोटेशन रखना है, साथ में मिट्टी का हमेशा ख्याल ये इस ढंग से रखना है कि वो अपने खेत से बह के ना जाए। जब बहुत जोरदार बारिश होती है तो बारिश के संग हमारी ऊपरी मिट्टी जो है वो बह के चली जाती है, उसको अपरदन सॉइल इरोजन कहा जाता है। तो उसको रोकने के लिए हमको क्या करना है कि हमारा खेत बंडेड होना चाहिए, मतलब उसको बंडिंग किया जाना चाहिए, ठीक से लेवलिंग होना चाहिए। जहाँ पे लेवलिंग नहीं है तो वहां पर भी दिक्कत होती है, कहीं अगर इससे मतलब भूमि उपजाऊ हो जाएगी। अगर ये सब कार्य वो करेंगे तो उनकी जमीन उपजाऊ हो सकती है। उपेंद्र सर, हाँ देखिए, सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि पहले उसको सॉइल टेस्ट करनी चाहिए। देखिए वो जो कह रहे हैं किसान एक अपनी भाषा में कि मेरी उपजाऊ क्षमता कम है, जी जी, उसका कारण जानना हमको बहुत जरूरी है। कारण हाँ, देखिए, एक तो कुछ होता है कि भौगोलिक स्थिति से ही वो उपजाऊ नहीं, उस क्षेत्र की मिट्टी। देखिए जब हम सॉइल टेस्ट करेंगे अंजू जी, हमको पता चलेगा। देखो कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1 जो सर ने बताया, ऑर्गेनिक कार्बन कम हो सकता है। नंबर 2 उसका पीएच कितना है, वो एसिडिक है या एल्कलाइन है, ज्यादा एल्कलाइन है, ज्यादा एसिडिक है, उसकी पीएच का पता होना। तीसरा, उसको किस किस न्यूट्रिएंट की उसमें कमी है। अगर न्यूट्रिएंट की कमी भी होगी, सूक्ष्म पोषक तत्व अगर उसमें नहीं है तो भी उसकी उर्वरक शक्ति कम होगी। इन कारणों का जो हमें पता चलेगा वो मिट्टी की जांच से पता चलेगा। उसके बाद में उसमें रिकमेंडेशन दी जाएगी। अगर ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो उसमें खाद डालिए, अगर उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है तो सूक्ष्म पोषक तत्वों को डालना पड़ेगा। अगर उसकी पीएच हाई है, एल्कलाइन, तो हमें जिप्सम डाल के उसकी पीएच को न्यूट्रल की तरफ लाना पड़ेगा। ये कारण होते हैं, तो इन कारणों का निवारण जरूरी है। राजेंद्र सिंह है एक दर्शक उत्तर प्रदेश से, आइए उनका हम सवाल ले लेते जल्दी से। राजेंद्र जी बताएं क्या सवाल है। जी राजेंद्र जी सवाल बताइए। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है राजेंद्र जी? जी नमस्कार जी। नमस्कार राजेंद्र जी, बताएं सवाल क्या है आपका। मैडम मेरे खेत में मैंने मुर्गों की बीज डाल दी थी। सर समझ पा रहे ये पहुंच रही है। क्या डाल दिया आपने खेत में? ये मुर्गों की बीज डाल दी थी, पोल्ट्री खाद। अच्छा, बीज जो खाद है, ठीक है, हाँ ठीक है। उससे जो है पोल्ट्री खाद से पीएच बढ़ गया, 11 हो गया खेत का, 11 पीएच मान। पीएच बढ़ गया आपका, ठीक है। और कौन सी फसल लेते हैं आप? ठीक है, मैं समझ गई। फसल कौन सी लेते हैं आप? पीएच मान 11 हो गया जी उसका, और उसमें जैसे पानी देते हैं वो एकदम खेत हार्ड हो जाता है। खेत हार्ड हो जाता है, अच्छा सर। एक तो पहले उपेंद्र से ये बताइए कि क्या, जैसे इन्होंने बताया मुर्गी की बीट जो है उसको खाद जो होती है उसका इस्तेमाल, क्या वाकई में पीएच उससे बढ़ता है? पहले सवाल तो ये, और दूसरा कह रहे हैं मिट्टी हार्ड हो जाती है, क्या इस क्योंकि तो ऑर्गेनिक है। देखिए मिट्टी हार्ड, पीएच 11 होने पे मिट्टी हार्ड होती है, ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने मुर्गी की खाद डाली उससे पीएच बढ़ गई। यहाँ कहीं ना कहीं पे कुछ एक गैप है इनकी इंफॉर्मेशन में, क्योंकि
मुर्गी की खाद डालने से कभी पीएच 11 नहीं हो सकती। और अंजू जी एक बात बताऊं, पीएच ऐसी नहीं है कि एकदम से डाला और पीएच बढ़ गया। अच्छा सर, ये भी ध्यान रखें हम सहारनपुर से हैं ये। हाँ मुझे मालूम है सहारनपुर से हैं। इनको पीएच का इतना जो है पीएच जांच करवाया होगा इन्होंने, लेकिन असली कारण मुझे नहीं लग रहा कि मुर्गी की खाद डालने से ये बढ़ा है, क्योंकि इतनी खाद इन्होंने डाली नहीं होगी कि इतना पीएच बढ़ जाए। इतना नहीं बढ़ सकता कभी भी, और मिट्टी का पीएच इतनी जल्दी बढ़ता भी नहीं है। अच्छा, और ना ही घटता है इतनी जल्दी। मतलब ये लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा, इसमें सालों लगते हैं, दसियों सालों लगते हैं इसको बदलने में। तो मुझे नहीं लगता ये किसान भाई ठीक है सर, ये किसी तो आसपास के कृषि वैज्ञानिक से ये सलाह करें और अच्छी तरह पूरी जांच करवाएं चीज की। और इसको पीएच को घटाना बहुत जरूरी होता है, ये 7 के आसपास रहना चाहिए अगर फसल को और मृदा को स्वास्थ्य बनाना है तो। बिल्कुल। एक और कॉलर है सर, हम सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, पारस जी हमारे साथ है जौनपुर उत्तर प्रदेश से। पारस जी सवाल बताएं। हेलो। हाँ जी सर, सवाल बताइए। नमस्कार पारस जी। सर हमारी जो मिट्टी है ना एकदम ऊसर है, वो कैसे सुधरेगा? अच्छा, ऊसर मिट्टी है। हेलो सर। हाँ समझ गए। पीएच कितना है? 8.5 से ऊपर। पीएच कितना है पारस जी मिट्टी का, आपने जांच कराया कभी? हाँ, पीएच उसमें कितना? कुछ पैदा नहीं होता है। नहीं तो उसको सुधारने के लिए क्या करूँ सर? अच्छा, पीएच जांच नहीं कराई जी। देखिए पारस जी, आप अपनी मिट्टी का सबसे पहले आप टेस्ट कराइए, और टेस्ट में पीएच जरूर टेस्ट कराइए। पीएच अगर आपका पीएच 8.5 से ज्यादा है तो आपको उसमें जिप्सम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर सॉइल आपकी एसिडिक है, 5.5 से नीचे है, तो आपको उसमें चूने का इस्तेमाल करना पड़ेगा पीएच बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ जब आप ये टेस्ट कराएंगे तो आपको बहुत सारे और भी अलग पैरामीटर पता चलेंगे। और ऊसर भूमि को सबसे अच्छा सुधारने का तरीका होता है, आप उसमें हरी खाद करिए, आप उसमें गोबर की खाद डालिए, उसकी गहरी जुताई कीजिए। और सबसे पहले अगर उसमें ज्यादा पीएच है, सोडियम की मात्रा ज्यादा है, तो उसको गहरी जुताई करके उसमें पानी भर के, और उस पानी में सोडियम आ जाता है ऊपर, उसको निकालने की व्यवस्था कीजिए। तो इसकी एक प्रॉपर व्यवस्था है। और इसमें सबसे पहले बरसिम या धान बोया जाता है जब इसको सुधारते हैं। और ज़्यादा, क्योंकि आपको हमारे यहाँ बताने से आप नहीं कर पाएंगे, आप जो आपके स्थानीय कृषि वैज्ञानिकों या कोई सॉइल साइंस के, मृदा के कोई वैज्ञानिक हो, उनको साथ लेके आप एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप योजना बनाइए अपनी जमीन को सही करने की। बिल्कुल। उपेंद्र जी, अब आपके कितने आर बाकी है सर? हाँ देखिए, 3 आर रह गए थे। 3 आर रह गए थे। तो उस समय मैंने बता दिया, राइट सोर्स, राइट डोज और राइट मेथड में भी आधा रह गया था, केवल नाइट्रोजन बता पाया था। जी। देखो, नाइट्रोजन की होती है बड़ी मोबाइल नेचर होती है, वो कहीं भी चला जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है, थोड़ी सी भी नमी होगी। असली जो है मुद्दा है वो है फास्फोरस का। फास्फोरस के प्रबंधन के काफी चैलेंजेज हैं। नंबर 1 तो फास्फोरस जहां पे डाल दोगे वहीं पड़ा रहेगा। तो अंजू जी, अब कहाँ डालना चाहिए फर्टिलाइजर? जहां पे हमारी जड़ जाए वहां डालना चाहिए। तो ये जो है बेसल डोज में बुआई के समय डाला जाता है और बीज के नीचे डाला जाता है। तो ये तो मेथड की बात हो गई जो आप कह रहे थे। अगर इसको हम ऊपर नाइट्रोजन की तरह डाल देंगे तो ये नीचे नहीं जाएगा और जड़ों को नहीं मिलेगा, और इसकी कार्य क्षमता बहुत ही नीचे चली जाएगी। और दूसरी बात, इसका फिक्सेशन बहुत होता है। फिक्सेशन का मतलब, जितना हम अगर 100 किलो फास्फोरस डालेंगे उसमें से केवल 15 से 20 किलो हमारी फसल को मिल पाता है, जबकि नाइट्रोजन के केस में 30 से 40 किलो मिलता है। जी। तो उसके लिए और हमें ये जरूरी बन जाता है कि जहां हमारी जड़ें जाएं वहां पे ये फर्टिलाइजर मिलना चाहिए। ये होता है मेथड का महत्व। अब आ जाइए पोटास पे। पोटास का देखिए, आधी रिकमेंडेशन डालिए आप बेसल में, और आधी डालिए, अगर आपका जैसे गेहूं और धान है उसमें पोटास की पूरी मात्रा पहले डाल सकते हैं। लेकिन जिन क्रॉप में जैसे गन्ना हुआ और जैसे पोटैटो, आलू हुआ, जिनमें अर्थिंग अप होता है, उसमें आधी मात्रा आप बेसल में डालिए और आधी मिट्टी चढ़ाने से पहले डालकर मिट्टी चढ़ा दीजिए। ठीक है सर। एक कॉलर है सर, जल्दी से ले लेते हैं। अनूप कुशवाहा जी हैं, आइए बात करते हैं। अनूप जी नमस्कार, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है, गेहूं में अमोनिया लगे उसमें क्या
फिर से बताएं सवाल, ठीक से आवाज नहीं पहुंच पाई आपकी, हम स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाए। जो अपना गेहूं बोवा है उसमें जमोनिया पे क्या क्या डलवाना खाद के बोल रहा है? मिलिंद सर नहीं समझ नहीं पा रहे हैं हम। गेहूं में क्या? गेहूं में क्या है, फिर से बताइए। जमोनिया पे क्या क्या डलवा दे उसमें, मतलब 20 दिन बाद खाद कौन कौन से डलवा दें? आप अपना टीवी के पास है, ऐसा है, टीवी से दूर जाकर अपना आप क्वेश्चन अनूप जी पहले टीवी से दूर हो जाएं या फिर टीवी बंद कर दें, पहले वॉल्यूम उसका बिल्कुल बंद कर दें। जी। हाँ, अब बताइए गेहूं के बारे में क्या जानना चाहते हैं? ये पूछ रहा हूँ मैं, गेहूं में कौन कौन सा खाद डलवा दें? खरपतवार कौन कौन सा खाद लगाएं ये पूछ रहे हैं। खाद लगाएं या खरपतवार, क्या जानना चाह रहे हैं? नहीं खाद डालना है 20 दिन के बाद, 21-20 दिन के बाद। तो आप खरपतवार के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं खाद कौन सी डाले? अच्छा, ठीक है, हाँ जी सर, खाद। देखिए आप गेहूं का अब देखिए बोने का समय तो लगभग निकल गया है। अब जो बुआई के समय खाद डाल दिए होंगे आपने, डाल दिए होंगे, लेकिन अब जो आपकी खड़ी फसल है आप उसमें जो बुआई के 25 दिन से लेकर 30 दिन के बाद में पहली सिंचाई कीजिए और उसमें नाइट्रोजन की दूसरी डोज जो कि 2/3 होती है, यानी 1/3 आपने दे दी होगी पहले, 1/3 अब देंगे, 1/3 आपको देना है जब टिलरिंग की पूरी रूट इनिशिएशन स्टेज होती है, ग्रोथ होगी पूरी, उस समय आपको देना होता है। ये बात हो गई नाइट्रोजन की। जैसे हमने फास्फोरस और पोटास की बताई, वो आपने, हमें उम्मीद है कि बेसल में डाल दिया होगा। अब आप आते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, अगर आपकी नई पत्तियों पे आपको पीलापन दिखाई दे, देखिए जो सल्फर होता है, सल्फर की कमी आती है नई पत्तियों पे, नाइट्रोजन पे पीलापन आता है पुरानी पत्तियों में। आप ये ध्यान रखें कि अगर नई पत्तियों में पीलापन आता है तो सल्फर का स्प्रे कीजिए आप, क्योंकि आपने बेसल में मुझे नहीं मालूम डाला या नहीं डाला। उसके बाद में जो जिंक या आपका बोरोन, इनका स्प्रे, या आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का NPK 19-19-19 का एक स्प्रे ग्रोथ के स्टेज पे कर सकते हैं। जी। आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनका हम जल्दी से कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैडम, इसमें खरपतवार अनुपम कुशवाहा जी बताएं, सवाल बताइए। गेहूं में खरपतवार कौन डालेंगे? अनूप जी, अच्छा, गेहूं में खरपतवार। सर देखिए गेहूं में खरपतवार एक तो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए 2,4-D का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक गेहूं का मामा होता है जो बाली होती है, उसके कंट्रोल के लिए आप ये आइसोप्रोट्रोन दवा होती है, उसको आप डाल सकते हैं। तो ये अच्छी कंपनी की डालिए और बिल्कुल गुणवत्ता सही होनी चाहिए। ये 2 ही खरपतवार ज्यादातर होते हैं। चौड़ी पत्ती वाले में आपका बथुआ होगा, कासनी होगी, ये होगा, सब होगा, तो उसमें 2,4-D और आइसोप्रोट्रोन जो है उसके लिए गेहूं के मामा जो कहते हैं या गेहूं सा कहते हैं, वही मेन खरपतवार है, और इसके अलावा कोई ज्यादा खरपतवार उसमें नहीं होते हैं। जी। एक व्हाट्सएप सवाल आया है, वो भी ले लेते हैं, और साथ ही उसके बाद एक कॉल आई है, वो भी ले लेते हैं। नरेंद्र सिंह है, इनका कहना है कि इन्हें अपनी मिट्टी की जांच करानी है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना है, तो कैसे बनवाए, ये एक नरेंद्र जी का है। और दूसरा एक और सवाल ले लेते हैं कॉल पर। हेलो हरेंद्र प्रताप प्रजापति, अरविंद प्रताप जी हैं प्रजापति जी, जिन्होंने हाँ जी सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। सवाल बताएं अरविंद जी। गुड मॉर्निंग मैडम। सर गुड मॉर्निंग। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि अपन प्रवाही जीवामृत बनाते हैं तो उसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं? सवाल नहीं समझ आया। टीवी के पास बैठे जब ये चक्कर है। अरविंद जी एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए। ये अपन प्रवाही लिक्विड जीवामृत बनाते हैं तो उसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं? क्या बनाते हैं? जीवामृत। अच्छा ठीक है, जीवामृत, ठीक है, जीवामृत के बारे में जाए ठीक है। वो देखिए जीवामृत पोषक तत्व पाए जाते हैं उसमें। हाँ अरविंद जी, देखिए जीवामृत, आप बहुत अच्छा नाम लिया है आपने, है जीवन भी है इसमें, अमृत भी है। तो इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं जितने पौधों को जरूरत होती है। इसमें कोई भी ऐसा पोषक तत्व नहीं होता जो इसमें ना हो, क्योंकि जीवामृत जो बनाया जाता है वो प्लांट से ही बनाया जाता है, चाहे वो प्लांट का सीड यूज करें आप, चाहे उसका जो है गोबर यूज करें गाय का,
इस तरह से उसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि वो पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इरिगेशन वाटर के साथ बार बार जीवामृत को देने की जरूरत होती है। जी जी सर, अभी आपके आर बाकी। हाँ, आर बस मैं समराइज करता हूँ। तो मैं 4 आर मैंने बता दिए, राइट सोर्स, राइट डोज, राइट मेथड मैंने बता दिया, राइट टाइम भी मैंने बता दिया। अब मैं 5वें आर पे आता हूं, जो होता है राइट कॉम्बिनेशन। ये किसान भाई बड़े ध्यान से सुने, राइट कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है। कुछ पोषक तत्व होते हैं, 2 पोषक तत्व जिनकी बड़ी अच्छी मित्रता होती है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उनको डालना चाहिए एक साथ। कुछ दुश्मन होते हैं जो अगर आपने एक साथ डाल दिए, कोई सा भी आपके पौधे को नहीं मिलेगा। जैसे डीएपी के साथ में कभी भी जिंक सल्फेट किसान भाइयों मत डालिए, क्योंकि जिंक और फास्फोरस मिलकर जिंक फॉस्फेट बनाएगा, जो पत्थर में तब्दील हो जाएगा। ना आपके खेत को फास्फोरस मिलेगा, ना जिंक मिलेगा। और अंजू जी, ये छठा आर होता है राइट वाटर मैनेजमेंट। फर्टिलाइजर की दक्षता की हम कल्पना नहीं कर सकते जब तक उसका वाटर मैनेजमेंट सही नहीं होगा। वाटर मैनेजमेंट सही समय पे फर्टिलाइजर के अनुसार हमें लगाना होगा। ये 6 आर को जानना, जिस किसान भाई ने इनको अच्छी तरह से अपना लिया, उनकी फसल बहुत अच्छी होगी और मृदा स्वास्थ्य भी बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मैं तो फिर से कहूंगी कि जो ये 7 आर बताए आपने, बहुत आसानी से 6 आर में अगली बार मुझे लगता है 7 भी हो जाएंगे, क्योंकि आज जितने बार आते हैं नए आर आपके साथ जुड़ते जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद सर आपका भी, उपेंद्र जी आपका भी, आप स्टूडियो में आए और आज के विषय को इतने अच्छे से आपने समझाया। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।